स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम आज आप लोगों को कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल सेट जो कि भेजा गया है जियोग्राफी का, उसका टोटल बाबू सोल्यूशन हम आप लोग को कराने जा रहे हैं, ठीक ना। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे बाबू। पहले हम टोटल ऑब्जेक्टिव जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव है 17 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। 17 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। 70 ऑब्जेक्टिव, इन 70 ऑब्जेक्टिव को करा देने के बाद हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक। जो लोग नए हैं सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखिएगा जैसे ये पैटर्न बाबू आप लोग को दिख रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है एनुअल एग्जाम में, ठीक ना। ये जो है कि टोटल आप लोग का प्रश्नों की संख्या अगर कुल बात करें तो 96 है। कितना? 96। 96 क्वेश्चन रहेगा आप लोग के पास, ठीक ना। 96 क्वेश्चन, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव। इन 70 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव बना कर आना है। 50% ऑब्जेक्टिव बना के आना है, ठीक ना। 70 में से कितना बनाना है? 35। 20 लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को 10 बनाना है। 20 लघुत्तरीय में से 10 बनाना है और 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से 3 बनाना है, ठीक ना। तो बहुत ही आसान बाबू है बिहार बोर्ड का आप लोग का। चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन को शुरुआत है, ठीक ना। ये सब आप लोग को निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक ना। टोटल निर्देश आप लोग को पढ़ाई कर लेना है और पढ़ के यहाँ सब उत्तर देना शुरू करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है ना कि 35 जो है कि उत्तर देना है, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक ना। बहुत ही सेशन तक बने रहेगा। है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक ना। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि ये किए थे ग्राफिट टेलर, ठीक ना। जैसे लिख रहा है कि हु प्रोपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑन द न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक ना। तो कौन है? तो ग्राफिट टेलर है। ऑप्शन सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो लोग सेशन में आए हैं वो लोग बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो आंसर आप लोग को पता है उसको जो कि कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो आप लोगों को पढ़ाई की हुई है, फर्स्ट चैप्टर से है, मानव भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि मात्रात्मक क्रांति जो है कि ये नहीं है, ठीक ना। मात्रात्मक क्रांति नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा का देखते हैं कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक ना। किसने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो 3 का हो जाएगा डी, एलन सी सैंपल ने कहा था। कौन? एलन सी सैंपल ने कहा था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, ठीक ना। जो सैन्य भूगोल है वह मानव भूगोल के किस भूगोल का उपक्षेत्र है, ठीक ना। किस भूगोल का उपक्षेत्र है? तो वह राजनीतिक भूगोल का है। किस भूगोल का? राजनीतिक भूगोल का, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्षेत्र बताना है। ये पूरे वर्ल्ड का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में से जो कौन सा क्षेत्र है जो कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक ना। सघन, तो बाबू दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ठीक ना। दक्षिण पूर्वी एशिया वाला। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक पूछ रहा है, स्थानांतरण करने का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 6 का हो जाएगा ये शैक्षणिक सुविधाएं जो कि नहीं है, ठीक ना। शैक्षणिक सुविधाएं जो कि नहीं है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं बाबू। जनसंख्या वृद्धि में और जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर होता है। अगर यहाँ पे हम दर मिटा देते हैं तो हमारा आंसर एशिया हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम वही दर अगर लगा देते हैं तो हमारा आंसर अफ्रीका हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ए विल बी आंसर, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि अगर पूछता है, ओनली दर नहीं पूछता है, तो हमारा एशिया हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर पूछ देता है, दर लगा देता है, तो अफ्रीका हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ठीक ना। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो वो था उस समय 55 करोड़। कितना था? 55 करोड़। और आज कितना हो गया है? टोटल विश्व की जनसंख्या है 762 करोड़। याद रखिएगा आज कितना है? 762 करोड़ जनसंख्या है भारत पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के क्रियाशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्रियाशील जनसंख्या, क्रियाशील आयु वर्ग की जो कि प्रतिनिधित्व करती है, तो वो हो जाएगा बाबू हमारा 15 से 59 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी विल आंसर। 9 का डी विल आंसर। ये जो आयु वर्ग के होते हैं वो क्रियाशील वर्ग के होते हैं, ये लोग कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे हम और आप, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ऐसे प्रश्न हल करते समय आपको ध्यान देना है एक बात कि आपको ये याद करके नहीं जाना है, कि ये याद तो करना ही है कि किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है, लेकिन ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में जो देश दिया है उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, लेटविया। क्या देखिए यहाँ फंस गए ना, सबसे ज़्यादा कहाँ का है, नेपाल का है, ठीक ना। लेकिन यहाँ हमें नेपाल ऑप्शन में दिया ही नहीं है विश्व लिंगानुपात, लेटविया दिया है, तो हम लोग क्या मार देंगे, लेटविया मार देंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो हो जाएगा वो हमारे ख्याल से हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का डी, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जिस आधार पे तय किया जाता है उसके 3 आधार हैं, ठीक ना। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधन है। 3 आधार पे मानव विकास की जो उसकी सूचकांक तैयार किया जाता है, इसके 3 आधार है, ठीक ना। और तीनों जो कि दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित 12 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है, ठीक ना। किसने जो कि मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है, तो 12 को हो जाएगा सी, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कौन थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक ना, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक ना। ये और ये मिलके अमर्त्य सेन जो कि मिलके इसका जो कि निकाले थे फर्स्ट सूचकांक, लेकिन प्रतिपादन कौन किया था, सी, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक ना। चलिए 13 का देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक में जो मानव एक बात याद रखिए बाबू, 2021 का मानव विकास सूचकांक इंडेक्स निकाल लीजिएगा। जिस देश का सबसे ज़्यादा होगा उसको याद कर लीजिएगा, देश का सबसे कम होगा उसको याद कर लीजिएगा, इंडिया का कौन सा रैंक है वो भी याद कर लीजिएगा। तो किस सबसे ऊंच कोटि की है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ए, नॉर्वे का, ठीक ना। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि नॉर्वे प्रथम है, ठीक ना। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का इस पर रैंक शायद 131 है शायद, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ये फूलों की कृषि क्या कहलाती है, 14 का क्या हो जाएगा, पुष्पोत्पादन कहलाती है। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करते तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक ना। बाबू एक बात आप लोग को ज्योग्राफी में याद ध्यान देना है, वो ओनली फूलों का कृषि दिया हुआ है, तो फूलों की कृषि पर मत रह जाइएगा। फूलों का कृषि को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, इन सारी खेती को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तब जाके आप लोग को जो है कि बहुत बढ़िया एक जो कि ट्रैक ये याद होगा, ठीक है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, ठीक ना। सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ पे, तो 15 का हो जाएगा कहाँ पे, डेनमार्क में क्या हो जाएगा, डेनमार्क में। चलिए निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है, निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है, 16 का क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी आंसर, रबड़ क्या है, रोपड़ फसल है, ठीक है। 17 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस कीर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, किस निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो 17 का हो जाएगा सी विल बी आंसर, आदिम निर्वाह कृषि को। बाबू पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोग नए लोग हैं, ठीक ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है, 18 का क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से 18 का हो जाएगा लौह प्रगलन, ठीक ना, क्योंकि द्वितीय क्रियाकलाप में यही आएगा, आखिर तो आएगा नहीं, खेती आएगा नहीं, व्यापार, बिजनेस, व्यापार, ये भी सेवा क्षेत्र में आ गया, यही आएगा लौह प्रगलन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए डी विल बी आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग पूछ रहा है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है, तो कृषि पर आधारित जूट उद्योग है। कौन सा, जूट उद्योग है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में
कौन वन आधारित उद्योग है? वन आधारित जो वन पर जो कि निर्भर है, तो वन पर मुझे लगता है कि कागज उद्योग ही है। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ए विल बी आंसर। याद रखिएगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को तैयारी करने पर, हार नहीं मानना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक ना। चलिए 70 में 70, जो कि 70 में 70 आपको याद होना चाहिए। 35 अटैम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक ना। 35 अटैम्प्ट होना चाहिए निश्चित तौर पे, आप सभी बच्चों को याद रखिएगा। खनन का क्रियाकलाप, खनन क्रियाकलाप है। खनन क्रियाकलाप कौन है? प्रथम है कि द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थ है? आप लोग बताइए, तुरंत बताइए 21 का क्या होगा। तो आप लोग बता दें कि 21 का ए होगा, प्राथमिक होगा। खनन क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। 22 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? पंचम पे आइए, पंचम पे हो गया वायु स्रोतन। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का डी वायु स्रोतन। एक बात गेस करते जाइएगा ऑब्जेक्टिव बनाते समय कि सबसे ज़्यादा कौन उत्तर सही हो रहा है, तो आप लोगों ने अभी तक मिलाया होगा सबसे ज़्यादा डी सही हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डी सही हो रहा है, सबसे ज़्यादा डी सही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन का उत्तर हमें नहीं पता उसको डी मार के चले जाना है, ठीक है। लेकिन आपको याद करेगा, तुक्का आराम पे नहीं जीना है, तुक्का पे नहीं जीना है किसी भी बच्चों को, ठीक है। चलिए 23 पे आते हैं, रेल मार्ग का जाल का संगतम घनत्व कहाँ है? ठीक ना, रेल मार्ग के जाल का संगतम घनत्व है कहाँ पे? ठीक ना, 23। तो 23 का डी संयुक्त राज्य अमेरिका, हमने बोला ना डी सही, ठीक ना। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे आते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, ठीक ना। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है। कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है। 25 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समुद्री आंतरिक पतन नहीं है? 25 का 25 का जगह सी एथेंस है। क्या है? एथेंस। 26 लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? 26 का हो जाएगा सी औद्योगिक पतन। क्या हो जाएगा? औद्योगिक पतन। चलिए 27 पे आते हैं, 27 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कई बार बताया है हमने ज्योग्राफी पढ़ाते समय और पॉलिटी पढ़ाते समय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में है। चलिए चैनल टनल जोड़ता है, वाह क्या क्वेश्चन है। और 28 नंबर क्वेश्चन, चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। कहाँ से? पेरिस को लंदन से जोड़ता है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से, दक्षिण अमेरिकी पता है ना, उत्तरी अमेरिकी दक्षिणी अमेरिकी। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी विल आंसर। वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो यहाँ तेल बहुत सस्ता है, हर जगह पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है बाबू, बस आपका देश में महंगा मिलता है पेट्रोल। सीरिया में 15 रुपये लीटर है, सऊदी अरेबिया में 26 है, इराक में 23 रुपये लीटर है, इंडिया में 103 रुपये लीटर है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो नया मिला है, सारे बच्चों के लिए नया मिला है, एक क्वेश्चन नया मिला है, सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नया मिला है, फिर भी जिसको देखेंगे। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? 30 का क्या हो जाएगा? ये मांटीवीडियो में है। कहाँ पे? मांटीवीडियो, मांटीवीडियो। चलिए ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में, प्राथमिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवास किसमें संबंधित है? जो कि प्राथमिक में है। चलिए 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसमें से कौन, हमको लगता है कि पीटर्सबर्ग होगा। 32 का बी, पीटर्सबर्ग 32। चलिए 33, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। तो 33 का आपका हो जाएगा सिविल में अदिस अबाबा, अदिस अबाबा द कैपिटल ऑफ इथोपिया, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? निम्नलिखित में कौन है जो परिवहन नगर है? 34 का सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ये परिवहन नगर है, याद रखिएगा। 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? 35 का हो जाएगा ए, कैनबेरा है। कौन? कैनबेरा, ए विल बी आंसर हो जाएगा। चलिए 36 पे आते हैं, जल्दी 33, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बत का 0.85% है। अगर हम द्रविड़ की बात करें तो 20%, ठीक ना। भारतीय यूरोपियन की अगर हम बात करते हैं तो ये 17% करके शायद है, ठीक ना। चलिए
2037 का हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 37 का हो जाएगा ए 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा, अब आप लोग को 2021 का पूछेगा, लेकिन 2021 में तो जनगणना हुआ ही नहीं। लेकिन क्या 2021 बीत गया? नहीं, अभी बीता नहीं है, लेकिन बीत जाएगा, ठीक है। और हुआ नहीं, ये इतिहास में लगता है पहली बार हुआ कि समय भी बीत गया और जनगणना भी नहीं हुआ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 38 ये भी आप लोग को याद रखना है। तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और फिर अगर जनसंख्या घनत्व बोले तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, ठीक ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन से मिलाइएगा तो इसमें बिहार हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सबसे सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो 40 का आपका हो जाएगा। 40 का हो जाएगा महाराष्ट्र में जो कि अप्रवासी आते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? ठीक ना, तो ये है बाबू ग्रामीण से नगरीय। 41 का हो जाएगा वो ए विल बी आंसर। 42 पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? भारत क्या गया? भारत में तो हमारा केरल हो जाएगा। 42 का डी विल बी आंसर, केरल। चलिए 43, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? 43 का डी लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। तो मतलब कि दिल्ली में भी पढ़े लिखे लोग नहीं है सबसे ज़्यादा। अरे दिल्ली ऑप्शन ही में नहीं है भाई। चलिए 44, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? जो कि नदी तट पर अवस्थित, कलकत्ता तो नदी के किनारे है, हुगली भी, कलकत्ता भी, पटना भी, भोपाल। तो हमारा भोपाल हो जाएगा, भोपाल नदी के किनारे नहीं है। 44 का डी। चलिए 45, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? तो इसमें हमको सिंगरौली जो कि खनन नगर है, ठीक ना, खनन नगर है सिंगरौली। चलिए 45 सी। 46 हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किस खदान उत्पादन से संबंधित है? 46 का ऑप्शन ए विल बी आंसर। चलिए 47, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। कॉफ़ी जो कि रेशेदार नहीं है, इसी तरह दिख रहा है। चलिए 48, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है? तो चाय उत्पादक राजस्थान नहीं है, सही दिख रहा है, शापे नहीं है। 48 का डी। निम्नलिखित में से कौन खदान है? कौन इसमें खदान है, ठीक ना, कौन खदान है पूछ रहा है, ठीक ना। तो 49 का आपका हो जाएगा मक्का इसमें खदान है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? कपास का उत्पादक की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश कपास का उत्पादक नहीं है, ठीक है। 51 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा हम लोग 44 हो गया ना, 44 हो गया। 51 का बी। चलिए 52 पे आते हैं, जल है। जल इसमें से क्या है? याद रखिएगा, जल जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है कि अनुकरण संसाधन, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन डी विल बी आंसर। 53, केंद्र सरकार की हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हरियाली प्रोजेक्ट जो चलाई गई है वो किसी से संबंधित है? तो 53 को जगह सी। ए और बी, वायु संरक्षण से भी और जल संरक्षण से भी ये संबंधित है, ए और बी दोनों से। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? 54 का हो जाएगा ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ए, तापीय ऊर्जा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें, निम्नलिखित राज्यों में से किस पर काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? काकरापार गांव का नाम आ गया, कापरापार, झापरापार, काकरापार, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किस में काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ठीक ना। फिर 56 को जगह सी, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। खेतड़ी तांबा क्षेत्र राज्य में स्थित है। खेतड़ी तांबा किस राज्य में स्थित है? 57 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो कहाँ का इस्पात केंद्र है, ठीक ना। बोकारो इस्पात केंद्र है। कौन सा इस्पात केंद्र है? वो मिश्रित क्षेत्र का या निजी क्षेत्र का या सार्वजनिक क्षेत्र का? तो 58 का क्या हो जाएगा? सी, सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी है। चलिए निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इसमें बताइएगा कौन झारखंड? बोकारो झारखंड में है कि नहीं है? झरिया, सिंगरौली झारखंड में नहीं है। 59 का डी हो जाएगा। 59 का डी हो जाएगा। चलिए
निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो असम में। असम के डिगमोई में मिला था। 60 का सी हो जाएगा, ठीक ना, पता होना चाहिए आप लोग को। 61 निम्नलिखित नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? अवस्थापना का प्रमुख कारक है, ठीक ना। तो 62 का हो जाएगा आपका, हमारे ख्याल से इनमें से सभी हो जाएगा, बाजार भी, पूंजी और ऊर्जा भी। चलिए, 63 भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत की गई थी। भारत में वायु परिवहन की सेवा कब शुरुआत की गई थी? तो 63 का हो जाएगा बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी 1911 में। कहाँ पे? 1911 में। 64 निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? 64 का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे था? हमारा पूर्व मध्य की अगर हम बात करें तो हाजीपुर हो जाएगा। क्या? हाजीपुर हो जाएगा। चलिए, दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। उत्तर गलियारा जोड़ता है। 65 का हो जाएगा सी। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 66 तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। 67 अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? 67 का देखिएगा तो वायु प्रदूषण है। क्या? वायु प्रदूषण है। मत कीजिए वायु प्रदूषण, गाड़ी मत चलाइए, इसलिए तो पेट्रोल महंगा किया है सरकार। समझ नहीं आता है आप लोग को, ठीक ना। 68 नंबर देखिएगा, 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? 10 से 11 की बात कर रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, चीन था। 10 से 11 की बात कर रहा है इसीलिए। चलिए, अब तो चीन का नामो निशान नहीं है। 69 कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाए। ध्वनि प्रदूषण उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर से भी होता है। चलिए, 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे ख्याल से, ठीक है। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए? ठीक ना, तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का टोटल आप लोग का 17 क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसके बाद से हम बहुत जल्द ही आप लोग को लेके आएंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी का। तो आप लोग जो है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए लोग हैं चैनल को ठोक के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।